नेक्स्ट जो है बिफोर रिफ्रेशमेंट जो है वो काफ़ी हद तक मुश्किल होता है। जो आखिरी जो स्पीकर होता है रिफ्रेशमेंट और उसके बीच में वो काफ़ी पब्लिक को उसको एंटरटेन करना पड़ता है। तो मैं काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस मिस्टर नुमान इस्लाम को दावत दूंगा स्टेज पे कि वो प्लीज़ आए, स्टेज पे ज्वाइन करें और एनलाइटन करें किस तरह से डीप लर्निंग मशीन लर्निंग से डिफरेंट है। प्लीज़ सर आप थोड़ा सा तारुफ कराता हूँ अपना। डॉक्टर नुमान इस्लाम नाम है मेरा। 2013 में मैंने इसी यूनिवर्सिटी फास से PhD कम्प्लीट किया। उससे पहले कराची यूनिवर्सिटी से मैंने सन 2002 में जो है ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया था कंप्यूटर साइंस में। एंड देन आई कम्प्लीटेड माई मास्टर्स फ्रॉम फास एंड देन 2013 आई कम्प्लीटेड माई PhD। राइट नाउ मैं एक यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ और एसोसिएट प्रोफेसर। तो ये थोड़ा सा तारुफ है। इसके अलावा मुख्तलिफ रिसर्च पब्लिकेशन है, तकरीबन 50 पब्लिकेशन है मेरी डिफरेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में, जर्नल्स में और बुक्स में। और इसके अलावा 3 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी हैं मेरी। तकरीबन डिफरेंट सॉफ्टवेयर ऑफिस में मैंने तकरीबन 10 से 12 साल काम किया। उसके बाद अकेडमिक्स में आ गया हूँ मैं। तो ये तारुफ का थोड़ी सी बात करूँगा मैं आज डीप लर्निंग के मुताबिक। फीचर इंजीनियरिंग की बात हो रही है, फीचर सिलेक्शन की बात हो रही है कि किस तरीके से जो है राइट फीचर्स को सिलेक्ट किया जाए। वो कौन से फीचर्स हैं जो कि ज़्यादा सूटेबल हैं। जैसे दूसरा ने बात की थी कोरिलेशन के ऊपर, किस तरीके से कोरिलेशन को देख के आप फीचर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके जो है फीचर सिलेक्शन जो है बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो डीप लर्निंग जो है इसके बाद जो है तकरीबन 2013 के बाद से काफ़ी पॉपुलर हो रही है। इसमें ये फ़ायदा होता है कि फीचर सिलेक्शन या फीचर एक्सट्रैक्शन जो है ये प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाता है। किस तरीके से होता है अभी हम देखते हैं। ओके, हमारा मोटिव क्या है? हमें ऐसी मशीन बनानी है जो कि सोच सके। इट इज़ आवर मोटिव टू डेवलप मशीन्स दैट कुड थिंक। ऑब्वियसली ऑटोमेशन हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और AI जो है, अगर आप AI की बात करें सन 1955 में जब मार्विन मिन्स्की ने जो अपना पहला न्यूरल कंप्यूटर बनाया था, उस ज़माने में जो AI होती थी वो सिंबॉलिक AI होती थी, जिसमें अगर आप जो है प्रोग्राम एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम कर सकें रूल्स को, तो उस तरीके से आप जो है ऑटोमेट कर सकते हो चीज़ों को। लेकिन फिर अब जो बात की जा रही है मशीन लर्निंग की बात की जा रही है कि आप जो है कंप्यूटर को डेटा प्रेजेंट करते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाते हैं। छोटा बच्चा भी कैसे लर्न करता है, आप उसको डिफरेंट एग्जांपल्स दिखाते हैं और उसे क्वेश्चन करते हैं। अगर वो सही आंसर देता है तो अगर गलत आंसर देते हैं तो आप क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं, तो अपने मॉडल को ठीक करते हैं। तो दैट इज मशीन लर्निंग, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसको एक्सप्लिसिटली रिपोर्ट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूंगी, अभी आप लोग यहाँ पे बैठे हैं और ये टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ये आप रिकग्नाइज करते हैं ना, लेकिन अगर इसके पीछे क्या एल्गोरिथम चल रहा है, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे हैं जो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर इनबिल्ट किए हैं। बहुत सारी कैपेबिलिटीज ऐसी मौजूद हैं जिसको आप इस्तेमाल तो करते हैं। इंतहाई इंट्यूटिव किस्म के, प्रिमिटिव किस्म के टास्क हैं, लेकिन इसके रूल्स आप नहीं बयान कर सकते। तो इस तरह के सिनेरियो में हम क्या यूज़ करेंगे, मशीन लर्निंग यूज़ करेंगे, जहाँ पे आप एक्सप्लिसिटली रूल्स नहीं डिफाइन कर सकते, लेकिन आप एग्जाम्पल्स के थ्रू कंप्यूटर को लर्न करवाते हैं। तो दैट इज मशीन लर्निंग। सो व्हाट इज मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग? डीप लर्निंग एक एक्सटेंशन है मशीन लर्निंग की। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। और अगर हम डीप लर्निंग की बात करें तो डीप लर्निंग जो है इसमें न्यूरल नेटवर्क्स की बात की जाती है। वी रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ हायरार्कीज। किस तरीके से अभी हम देखते हैं
जितना ज़्यादा लेयर्स होंगी उतना डीप नेटवर्क होगा। तो मैंने जैसे कहा कि हम बात करते हैं न्यूरल नेटवर्क की, ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है न्यूरल नेटवर्क की। These are 4 layers of your neural network। ठीक है, 4 लेयर्स हैं। इनपुट लेयर से आप डेटा देते हो कंप्यूटर को, और आउटपुट लेयर से डेटा आपके पास आ जाता है, आंसर आ जाता है आपके पास। अब बीच की लेयर क्या कर रही है? प्रोसेसिंग कर रही है और फीचर्स निकाल रही है। ठीक है, जो कन्वेंशनल मशीन लर्निंग के मॉडल्स थे उसमें क्या होता था, फीचर्स आप निकाल के कंप्यूटर को, मॉडल को अपने पास ऑन करते थे, वो उसको प्रोसेस करके रिजल्ट देता था। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये लेयर्स अगली लेयर से कनेक्टेड है और इसको प्रोसेस करके कुछ फीचर्स निकाल रही है जो कि ये आगे पास ऑन हो रही है। ये लेयर फर्दर फीचर्स निकाल रही है और फिर ये आखिरी लेयर जो है उसको प्रोसेस करके आंसर दे रही है। तो हर लेयर जो है कुछ प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रही है, सिंप्लीफाई कर रही है चीज़ों को। ठीक है, ग्रेजुअली इसको कहते हैं एक डिस्टिलेशन पाइपलाइन है। डीप लर्निंग एक डिस्टिलेशन पाइपलाइन है। हर लेयर जो है ग्रेजुअली प्रोसेस करके फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर रही है। सिंपल फीचर्स एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, उसकी बेस पे फर्दर फीचर्स एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, उसकी बेस पे फर्दर फीचर्स एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं। तो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ डीप लर्निंग। अच्छा, अब इन एल्गोरिथम्स की परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रही है, फीचर्स पे डिपेंड कर रही है। जैसे अभी बात की गई है कि फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से फीचर्स निकलने चाहिए। ठीक है, तो फीचर्स की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके मॉडल की परफॉर्मेंस के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये घड़ी लगी हुई है और आपने टाइम बताना है कंप्यूटर के थ्रू, तो आप क्या फीचर्स सेलेक्ट करोगे? नंबर्स एक तरीका तो ये है कि आपके पास इसकी इमेज आ रही हो और पिक्सेल्स लेके आप इसमें कोई कॉम्प्लेक्स किस्म का इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम लगा दो, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क लगा दो। ठीक है, फिर एक तरीका तो ये है कि आपका जो आवर हैंड है, मिनट हैंड है, क्लॉक हैंड है और सेकंड हैंड जो है उसकी पोजीशंस ले लो आप। कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट होगा? पोजीशंस। सेकंड वाला ना। और इससे भी ज़्यादा आसान है अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट्स की तरफ चले जाओ, आप एंगल्स नोट कर लो, फिर तो आपको कोई कॉम्प्लेक्स किस्म का मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ फीचर इज सो इम्पोर्टेंट। अगर फीचर्स आपके सही सिलेक्ट होंगे तो आपका जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है वो उतना एफिशिएंट होगा। इवन के मशीन लर्निंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी पास के सेक्टर में। ठीक है, एक छोटा काम है, उसके लिए बड़े एल्गोरिथम लगाने की क्या ज़रूरत है अगर वो सिंपल तरीके से हो सकता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फीचर्स क्या सेलेक्ट कर रहे हैं। So many artificial intelligence tasks can be solved by designing the right set of features. Right? For example, अगर आपने जो है स्पीकर आइडेंटिफिकेशन करेंगे, यहाँ पे क्या फीचर्स होने चाहिए? उसका जो वोकल ट्रैक है उसके आप पिच को ले लो, उसके थ्रू आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो कि स्पीकर कौन है। अच्छा, लेकिन बात क्या होता है, कुछ इनहेरेंट चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि फीचर्स में कैप्चर नहीं हो सकती अगर आप फीचर इंजीनियरिंग खुद कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक गाड़ी की पिक्चर है, ठीक है, अब आप उसमें क्या फीचर्स कैप्चर करोगे? जैसे जिसरा ने बात की थी कि बहुत सारे कंप्यूटर विजन के क्लासिकल एल्गोरिथम थे जो फीचर्स निकाल देते हैं, लेकिन वो फीचर निकालने के बाद भी जो है बात इनहेरेंट चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कैप्चर नहीं हो पाती। फॉर एग्जाम्पल, लाइटनिंग कंडीशन क्या है, किस एंगल से गाड़ी की पिक्चर ली गई, ये चीज़ें कैप्चर नहीं हो पाती अगर आप जो है फीचर एक्सट्रैक्शन खुद कर रहे हैं। तो फिर हम क्या कहते हैं कि बजाय इसके कि हम फीचर्स खुद निकालें, हम मशीन को कहते हैं कि वो फीचर एक्सट्रैक्शन का काम खुद करे, मशीन करे।
हम क्या करेंगे, शुरू में इनपुट लेयर पे बजाय इसके कि इमेज प्रोसेसिंग के क्लासिकल एल्गोरिथम्स को यूज करके फीचर्स निकालें, हम पिक्सेल्स पास कर देंगे, इमेज के पिक्सेल्स पास कर देंगे एज अ डेटा टू द एल्गोरिथम। और शुरू की लेयर क्या करेगी, उसमें से फीचर निकालेगी, आपसे उसके बाद सेकंड लेयर फर्दर फीचर निकालेगी, थर्ड लेयर फर्दर फीचर निकालेगी। ठीक है, इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन लर्निंग। इट इज द सब डिसिप्लिन ऑफ मशीन लर्निंग स्पेस दैट डील्स विद एक्सट्रैक्टिंग फीचर्स और अंडरस्टैंडिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा सेट। इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन लर्निंग, कि आप मशीन को खुद कह रहे हैं कि वो फीचर्स को लर्न करे। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि जो लेयर्स हैं वो फीचर्स खुद निकालनी है, खुद एक्सट्रैक्ट करें। अच्छा जी, तो मैंने जैसे बात की फैक्टर्स ऑफ वेरिएशन के मुताबिक मैंने बात की कि बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क में हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर आप जो है स्पीकर आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं वॉइस की बेस पे, आप उसकी पिच तो कैप्चर कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसीज को कैप्चर कर रहे हैं आप, लेकिन क्या आप ये चीज़ कैप्चर कर रहे हैं कि स्पीकर की एज क्या है, इसका जेंडर क्या है, ये चीज़ कैप्चर नहीं कर रहे। बाद वक़्त आप भूल जाते हैं, बाद वक़्त आपकी तवज्जो नहीं जाती इस तरफ, अगर आप खुद फीचर्स निकालते हैं। तो फीचर एक्सट्रैक्शन का काम हम खुद ना करें बल्कि मशीन से करवाएं। ठीक है, जैसे कार की एग्जांपल मैंने दी, कार की पोजीशन आपको नहीं पता, किस एंगल से कार की पिक्चर ली गई है, कलर एंड सो ऑन। तो डीप लर्निंग सॉल्व दिस सेंट्रल प्रॉब्लम इन रिप्रेजेंटेशन लर्निंग बाय इंट्रोड्यूसिंग रिप्रेजेंटेशन दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर सिंपल रिप्रेजेंटेशन। तो फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास पहली लेयर है डीप लर्निंग की, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, आपने डेटा पास ऑन किया, पहली लेयर में क्या निकाला, उसमें से एजेस निकाले। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना, एब्स्ट्रैक्शन बढ़ रही है हमारी और हम कॉम्प्लेक्स चीजें निकालना शुरू हो रहे हैं। दूसरी लेयर जो है जाके एजेस से उसने कंटूर्स निकाले, कॉर्नर्स निकाले। थर्ड लेयर पे जाके ऑब्जेक्ट्स बनना शुरू हो गए कि अच्छा ये जो है ये हैंड है, ये एयर है। थर्ड लेयर पे जाके समझ में आना शुरू हुआ डीप लर्निंग। तो ग्रेजुअली हर लेयर जो है एक डिस्टिलेशन पाइपलाइन है जो प्रोसेस करके फीचर निकालती है। ठीक है, तो क्या बात समझ में आई हमें कि डीप लर्निंग के अंदर हमारी जो शुरू की लेयर्स होती है वो फीचर एक्सट्रैक्शन का काम परफॉर्म कर रही होती है ऑटोमेटिक। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि डीप लर्निंग के अगर सिंपल डीप लर्निंग का मॉडल है, सिंपल मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन जिसको कहते हैं, या सिंपल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहते हैं, या फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं। इसमें तो शुरू की लेयर में वो ये काम करते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड डीप लर्निंग के मॉडल्स भी हैं, जिसमें से मैं दो का तस्करा करूँगा आज। एक तो ऑटो एन्कोडर्स की बात करूँगा और एक कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की बात करूँगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, जो शुरू की लेयर्स है वो प्रोसेस करके फीचर्स निकाल दिए हैं। अच्छा, ऑटो एन्कोडर का क्या बुनियादी मकसद क्या है? एक गुड एग्जांपल है रिप्रेजेंटेशन लर्निंग की। ऑटो एन्कोडर में इस तरीके से होता है कि आपका इनपुट भी वही होता है और आउटपुट भी वही होता है। ठीक है, अच्छा ट्रेनिंग तो सबको पता है ना कि ट्रेनिंग क्या होती है। आप क्या डेटा दिखाते हो कंप्यूटर को और आउटपुट भी दिखाते हो साथ साथ, और बोलते हो कि मुझे इस इनपुट पे ये आउटपुट मिल रहा है। अब तुम बताओ कि ये बीच में क्या मैपिंग हो रही है। मैपिंग को लर्न करना, दैट इज ट्रेनिंग, जो कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से काम है कि आप इनपुट दे रहे हो और आउटपुट भी बता रहे हो कंप्यूटर को, वो मैपिंग को लर्न करता है। अब इनकोडर में क्या करते हैं, ऑटो इनकोडर के अंदर हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है इनकोडिंग पार्ट और एक होता है डिकोडिंग पार्ट। हम इनपुट देते हैं उसको और उसको बोलते हैं तुम इसको इनकोड करना शुरू करो। इनकोड करके एक छोटा कोड बनाओ और फिर उसको दोबारा डिकोड करो इस तरीके से कि जो इनपुट दिया था वही चीज वापस मिल जाए। ठीक है,
आपने इनकोड करते हुए छोटी चीज़ बनाई और उसको दोबारा डिकोड करके वही चीज़ बनाने जा रहे हैं, तो बीच में जो चीज़ मिल रही है वो क्या कहलाएगी? ये कोडेड वैल्यू है ना। और बीच में अगर आप जो है कम लेयर्स लगा रहे हैं तो आपका जो मॉडल है वो क्या कर रहा है? बीच वाला जो है वो आपको एक रिड्यूस्ड रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, एक रिड्यूस्ड इंफॉर्मेशन है, कॉम्प्रेस्ड इंफॉर्मेशन है, आपके फीचर्स कम हो गए। ठीक है, इसको समरी कहते हैं या कॉम्प्रेशन कहते हैं। तो ऑटो इनकोडर में आपने इनपुट दिया, इनकोडर ने इनकोड किया, अब ये चीज मिल गई आपको, ये इनकोडेड वैल्यू है, और फिर आप डिकोडर को कह रहे हो कि यही चीज दोबारा मुझे दो। ठीक है, इस तरीके से आपने लर्न करवा दिया, तो बीच वाली चीज से आपने रिकंस्ट्रक्ट किया, तो ऑब्वियसली वही चीज तो वापस नहीं मिलेगी, लेकिन उसके करीब करीब चीज आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये बीच में जो चीज मिल रही है ये क्या है? कॉम्प्रेस्ड इंफॉर्मेशन है ना। ठीक है, अब इसके बड़े फायदे हैं, इसको जो है इसकी बड़ी एप्लीकेशन है, इसको जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में इस्तेमाल किया जाता है, इसको जो है डीनॉइजिंग ऑटो इनकोडर्स में इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत सारी एप्लीकेशन है, सीक्वेंस और सीक्वेंस लर्निंग में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अभी ये मौजूद नहीं है आज का, तो मैं उस पर बात नहीं करूँगा। तो इट इज अ डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टेक्निक, और भी टेक्निक्स हैं डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, राइट? तो बता सकते हैं कोई डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टेक्निक? DCS, गुड, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, जो मशीन लर्निंग में यूज होता है। डीप लर्निंग में ज़्यादातर ऑटो इनकोडर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इनपुट वही होता है जो आउटपुट है आपका। अच्छा, इसको हम कहते हैं सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग। एक होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग, एक होती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ये सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग है, क्योंकि इनपुट भी वही है और आउटपुट भी वही है। तो ये आपने इनपुट के थ्रू डिफरेंट लेयर्स लगा के इसको कंप्रेस किया और इसको डिकोड करके वही चीज़ दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर ली। तो बीच वाली चीज़ क्या है? तो बीच वाली चीज़ हमने पिक करनी है एक्चुअली। ये आपके पास रिड्यूस्ड रिप्रेजेंटेशन आ गई, फीचर्स आ गए। अब इसको आप कहीं पे भी इस्तेमाल करते रहो, अपनी प्रॉब्लम में इस्तेमाल करोगे, फीचर्स निकल के आ गए आपके पास, किसी दूसरे मॉडल में यूज़ करना है तो वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन तो मैंने काफ़ी हद तक कर दी। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो हमने जो है एक एग्जाम्पल देखी कि जहाँ पर डीप लर्निंग के स्पेशलाइज्ड मॉडल्स यूज होते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए। ऑटो मॉडल्स के थ्रू आप एक रिड्यूस रिप्रेजेंटेशन ले लो, फीचर्स निकल के आ रहे हैं। एक और एग्जाम्पल है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क डिफ़ॉल्ट अप्रोच है कंप्यूटर विजन में। आप लोग समझे, कंप्यूटर विजन की बात करें तो जो नाम पहले सबसे आपके पास आता है वो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है। ठीक है, तो इनपुट आपके पास इमेज होती है। अच्छा, एक सवाल उठता है कि क्या हम रेगुलर जो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं कंप्यूटर विजन के लिए? क्या प्रॉब्लम्स होंगी तो बता सकते हैं? क्या प्रॉब्लम है कि हम जो है इमेजेस को इस्तेमाल नहीं करते रेगुलर न्यूरल नेटवर्क? सर, इसमें है पिक्सल को देखना पड़ता है। हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आपके पास इतने सारे फीचर्स हैं। अगर 1000 by 1000 की भी इमेज है तो 1 मिलियन फीचर्स हैं फिर आपके पास। तो आप सोचेंगे कितने न्यूरॉन्स होंगे? अगर पहली लेयर में 1 मिलियन आपके पास न्यूरॉन्स हैं, उसके बाद वाली लेयर है, उसके बाद वाली लेयर है, अगर 3-4 लेयर भी लगा दी आपने तो सोचेंगे कितने ज़्यादा पैरामीटर्स हो जाएंगे, कितने ज़्यादा न्यूरॉन्स हो जाएंगे। तो ये ओवरफिटिंग की तरफ चला जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपने क्या करना है? कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यूज करें। तो इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड लेयर्स हैं जो क्या करती है, इमेज के साइज को कम कर देती है, फीचर्स निकाल देती है। ठीक है, दो स्पेशलाइज्ड लेयर्स का मैं तस्करा कर रहा हूँ। एक है कॉन्वोल्यूशन लेयर और एक है पूलिंग लेयर। ठीक है, कॉन्वोल्यूशन लेयर और पूलिंग लेयर, दो लेयर्स का मैं तस्करा करता हूँ। कॉन्वोल्यूशन क्या होती है?
कभी आपने देखा बच्चे जब कलर करते हैं उसके बाद उसको स्मूथ करने के लिए क्या करते हैं, कागज लेते हैं और उसको यूँ फेरते हैं, ठीक है। तो कुछ इसी तरह का काम कन्वोल्यूशन में होता है। ये अगर आपके पास इमेज है, ये पूरी इमेज है और ये हमारे पास एक फिल्टर है, ठीक है। इमेज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, पिक्सेल्स की फॉर्म में, न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी कि ये क्या पिक्सल वैल्यूज हैं, ठीक है। अब आप करेंगे क्या, ये जो नीचे लिखे होते हैं रेड में, ये क्या फिल्टर की वैल्यूज है, क्या वैल्यूज है, कोई पढ़ के बता सकता है? 101, 010 और 101। ये फिल्टर की वैल्यू जो है पिक्सल वैल्यू से मल्टीप्लाई होके एडअप हो रही है, एडअप होके एक वैल्यू निकल के आ रही है। फॉर एग्जांपल जब इस फिल्टर को यहाँ उड़ा के रखा, मल्टीप्लाई हुआ है और फिर ये ऐड हुआ तो ये वाली वैल्यू निकलेगी, है ना। क्या वैल्यू आ रही है? 4। फिर इसको आगे मूव किया, फिर ये वाली वैल्यू आएगी, फिर आगे मूव किया, फिर ये वाली वैल्यू, फिर ये वाली। साइज छोटा हो गया इसका, 5x5 से 3x3 का हो गया और हर पिक्सल की कंट्रीब्यूशन आ रही है उसमें, साइज भी छोटा हो रहा है और हर पिक्सल की कंट्रीब्यूशन भी आ रही है, ठीक है। इस तरीके से इमेज का साइज छोटा भी हो रहा है। और अच्छा, इससे और क्या फायदे होंगे अभी मैं बताता हूँ। कूलिंग में क्या करते हैं, इमेज को 2x2 में ब्रेक करते हैं और हर 2x2 के सेगमेंट से आपने मैक्सिमम वैल्यू को पिक कर दिया, ठीक है। यहाँ से क्या वैल्यू निकल रही है मैक्सिमम? 6। यहाँ से क्या निकल रही है? 8। यहाँ से क्या निकल रही है? 3 और यहाँ से 4। कम हो गई ये वैल्यू, विड्थ भी आधी हो गई और हाइट भी आधी हो गई, ठीक है। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ? कंप्यूटेशनल पावर कम हो जाएगी, साइज कम हो गया, लेकिन क्या हमने कोई इंफॉर्मेशन लॉस की? देखिए, इमेज के अंदर जो है ना फीचर, इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जहाँ पे इंटेंसिटी वैल्यूज हाई होती है वही इंपॉर्टेंट होती है। तो हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली ना, हमने पिक कर लिया, तो हमारे पास काम की चीज तो आ गई, बाकी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी तो हमने उसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? फायदा क्या हुआ कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स में इन लेयर्स के लगाने का? अच्छा, अगेन ये जो शुरू में लगेंगी लेयर्स, उसके बाद क्या लगाओगे, एक लेयर लगाओगे जिसके थ्रू क्लासिफिकेशन कर रहे हो। इमेज प्रोसेसिंग कर लिया आपने, फीचर्स निकाल लिए, बाकी आगे क्या करोगे, उसके बाद 1 या 2 लेयर लगा के क्लासिफिकेशन के लिए फुली कनेक्टेड लेयर लगाओगे, जिसको हम डेंस लेयर भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन शुरू में क्या होंगी, ये लेयर्स लगी होंगी। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि इनपुट रिप्रेजेंटेशन स्मॉल हो गई और मोर मैनेजेबल हो गई। पहला फायदा तो ये हुआ कि कम हो गया डेटा, इमेज से काम के फीचर्स निकल के आ गए। रिड्यूस द नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड कंप्यूटेशंस इन द नेटवर्क। ओवरफिटिंग नहीं होगी, ठीक है। ओवरफिटिंग का मतलब क्या है, आपके पास इतने न्यूरॉन हैं कि आपने मेमोराइज करना शुरू कर दिया, ठीक है। जब आपके पास ज़्यादा दिमाग होता है तो आप क्वेश्चन याद कर लेते हैं बजाय इसके समझने के बजाय। न्यूरल नेटवर्क भी यही करता है, जब उसके बाद इतने ज़्यादा न्यूरॉन होंगे तो वो ओवरफिट करना शुरू कर देते हैं। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट उसके न्यूरॉन्स को कम करने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, एक सबसे बड़ा फायदा क्या होता है इससे, हम ऐसे फीचर्स निकाल लेते हैं कि जो कि ट्रांसफॉर्मेशन इनवेरिएंट होती है। क्या मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन? क्या होती है कि आपके पास ट्रेनिंग में इमेज में ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, जब आप जो है उसको टेस्टिंग में डाला तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इमेज में तो ऐसी है ना, आप अपनी पिक्चर खींचते हो, कभी आपकी पिक्चर में आप यहाँ पे होते हो, कभी बीच में होते हो, कभी साइड में होते हो। इमेज थोड़ी सी घूमी भी होती है, रोटेशन हुई भी होती है, करीब से ले लोगे बड़ी होगी ऑब्जेक्ट, ठीक है, दूर से लोगे छोटा नजर आएगा। इन तमाम चीज़ों को हैंडल करने के लिए कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क आइडियल है। वो ऐसे फीचर्स निकालते हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन इनवेरिएंट, ठीक है। इट हेल्प्स अस अराइव एट एन ऑलमोस्ट स्केल इनवेरिएंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर इमेज। स्केल इनवेरिएंट रिप्रेजेंटेशन आपके पास आती है।
स्केल इनवेरिएंट कर दो रेजोल्यूशन, ठीक है। और इसके बाद ये यूसरा ने भी बताया, जैसे और भी हम टेक्निक्स हैं इसके अलावा, जिसमें डेटा ऑगमेंटेशन की टेक्निक है। डेटा कम है, डेटा बढ़ा दो। कैसे बढ़ाओगे? एक इमेज है, उसको थोड़ा सा घुमा के एक नई इमेज बना दी, थोड़ा सा जूम करके एक नई इमेज बना दी, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को इधर उधर करके एक नई इमेज बना दी, वो भी टेक्निक्स है। इसके अलावा ट्रांसफर लर्निंग की टेक्निक्स है, ठीक है। तो वो आप खुद पढ़ लीजिएगा, वो टॉपिक नहीं है आज का। अच्छा जी, तो समराइज करते हैं आज। ये जो है मैंने दो आपको जो है, एक तो आप डीप न्यूरल नेटवर्क को यूज़ करके जो है उसमें फीचर एक्सट्रैक्शन ऑटोमेटिकली हो जाती है। इसके अलावा दो स्पेशलाइज मैंने लेयर्स बताई, कॉन्वोल्यूशन और मैक्स पूलिंग, और इसके अलावा ऑटो एन्कोडर्स भी बताया मैंने, जिसमें जो है फीचर्स निकल के आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आप अगर सीक्वेंशियल डेटा है आपके पास, टाइम सीरीज डेटा है या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का डेटा है, वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे? LSTM, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी मॉडल, LSTM यूज़ कर सकते हैं, RNN यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे सीक्वेंशियल डेटा पे भी, उसमें भी ऐसे ही होगा। शुरू की जो कुछ लेयर्स होंगी वो क्या कर रही होंगी? फीचर एक्सट्रैक्शन कर रही होंगी, और बाद की लेयर्स क्या कर रही होंगी? क्लासिफिकेशन का काम कर रही होंगी। आखिर में लेयर जो लगेंगी, डेंस लेयर लगती है आखिर में, जो क्लासिफिकेशन का काम कर रही है, ठीक है। LSTM मॉडल को यूज़ कर सकते हैं, और फिर LSTM और CNN की कॉम्बिनेशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एरिया है जिसमें NLP और कंप्यूटर विजन मिल जाती है। इमेज देख के कैप्शन जनरेट करना। अब इमेज को देख रहे हो, ये क्या बन रही है, कौन सी? ये इमेज प्रोसेसिंग का काम है, कंप्यूटर विजन का काम है। और इमेज को देख के टेक्स्ट जनरेट कराना कि इसमें है क्या, ये किसका काम है? NLP का काम है। ये दोनों एरिया मिल जाते हैं, तो यहाँ पे CNN भी यूज़ होगा और LSTM भी यूज़ होगा।